कि क्या प्रधानमंत्री स्पष्टीकरण क्यों नहीं देते, क्या वो 50% सीमा जो सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण, दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को लेकर, क्या उसको हटाएंगे कि नहीं। हमने अपने न्याय पत्र में ये वादा किया है कि ये 50% आरक्षण की सीमा हम बढ़ाएंगे, क्योंकि एससी, एसटी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों को पूरा हक मिलना जरूरी है। इस पर प्रधानमंत्री ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। सवाल यही है, राहुल जी ने बार बार यह सवाल उठाया है, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष जी ने बार बार सवाल ये उठाया है, प्रधानमंत्री जी स्पष्ट कीजिए, क्या आप 50% की सीमा आप हटाएंगे कि नहीं। आज देखिए हमारे संविधान के 9वीं सूची में तमिलनाडु का कानून, तमिलनाडु एकमात्र राज्य है जिसका कानून, तमिलनाडु में 69% आरक्षण दिया गया है एससी, एसटी और ओबीसी के लिए, पर वो हमारे संविधान में, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में सुरक्षित है, क्योंकि उसको 9वीं सूची में लगाई गई है ताकि उसकी न्यायपालिकाओं की कोई समीक्षा ना हो सके। क्या प्रधानमंत्री ये वादा करेंगे कि सभी राज्यों के आरक्षण के कानून 9वीं सूची में लाएंगे? यही तो कांग्रेस कह रही है, प्रधानमंत्री इस पर कुछ बोलते नहीं। सर, इसके अलावा है कि प्रधानमंत्री जी ने राहुल जी और सोनिया गांधी जी को लेकर भी बयान दिए हैं, इस पर देखिए बहुत निंदनीय भाषा इन्होंने इस्तेमाल की है, अभद्र भाषा इस्तेमाल की है। प्रधानमंत्री को मैं समझता हूं, किसी भी प्रधानमंत्री को, किसी भी राजनीतिक वरिष्ठ राजनीतिक नेता जो हैं, पार्टी की अध्यक्ष रह चुकी हैं, सोनिया जी के बारे में जो कहा उन्होंने, बिल्कुल मैं समझता हूं निंदनीय है। क्या वो कह रहे हैं कि वो राज्यसभा में चली गई? क्या अटल बिहारी वाजपेयी नहीं गए थे राज्यसभा में? क्या लाल कृष्ण आडवाणी नहीं गए थे राज्यसभा में? मुरली मनोहर जोशी, सुषमा स्वराज, जसवंत सिंह, अरुण जेटली, अरे आज तो जेपी नड्डा खुद हिमाचल के हैं पर गुजरात से राज्यसभा के सदस्य बनकर आए हैं, और वो जो स्वघोषित चाणक्य हैं हमारे गृह मंत्री, वो भी राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं 2 साल। ये क्या ये सब भगोड़े हैं? तो ये बिल्कुल गलत भाषा इन्होंने इस्तेमाल किया है, और ये दिखाता है कि वो भोकलाए हुए हैं और परेशानी में है। सर, इसके अलावा राहुल जी अमेठी से वायनाड गए, वायनाड से अब क्या नरेंद्र मोदी 2 सीटों से नहीं लड़े थे? क्या लाल कृष्ण आडवाणी 2 सीटों से कभी नहीं लड़े थे? क्या सुषमा स्वराज 2 सीटों से नहीं लड़ी थी? क्या अटल बिहारी वाजपेयी 2 सीटों से नहीं लड़े थे? तो और खुद हमारे स्वघोषित चाणक्य ने कहा है कि अमेठी और रायबरेली परंपरागत सीट है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये गृह मंत्री के शब्द है। तो परंपरागत सीटों से लड़ना वास्तविक है राहुल जी का, तो वो रायबरेली से लड़ रहे हैं। सर, ईरानी जी ने भी केएल शर्मा जी पर बयान दिया। केएल शर्मा जी हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। 40 साल से वो अमेठी और रायबरेली में काम कर रहे हैं। 40 साल हो गए, अभी तो 5 साल हैं, स्मृति ईरानी गई अमेठी, पर 40 साल से केएल शर्मा जी अमेठी और रायबरेली में काम कर रहे हैं। जमीनी स्तर पर काम किया उन्होंने, हर एक बूथ में काम किया है, हर एक गांव गए हैं, और 40 साल का अनुभव है उनका अमेठी। स्मृति ईरानी का और कोई काम नहीं है, सिर्फ राहुल जी का बदनाम करना। अपना नाम कमाती है बीजेपी में राहुल जी को बदनाम करके। प्यादा शब्द का इस्तेमाल किया, और प्यादा शब्द का इस्तेमाल किया गया। नहीं, वो उनकी भाषा, वो तो प्रधानमंत्री से प्रेरणा लेती है ना, जो जिस भाषा का भी इस्तेमाल करती है, वो मैं समझता हूँ हम ज्यादा उसको गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनका नंबर बढ़ा रहे हैं अपने पार्टी में। और देखिएगा 4 तारीख को क्या होगा। अमेठी में केएल शर्मा जी जीतेंगे स्पष्ट बहुमत से, और राहुल जी तो जीतना तो बिल्कुल तय हो गया है, वो रायबरेली से जरूर जीतेंगे। सर, इसके अलावा प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं 4 जून को 1 बजे तक। वो कैसे मुहूर्त निकाला इन्होंने? क्या ईवीएम में करिश्मा किया इन्होंने कि 1 बजे तक उनको 400 वो पार हो जाएंगे? तो आप देखेंगे 4 तारीख को जब सारे मत काउंट हो जाएंगे, स्पष्ट और निर्णायक जनादेश इंडिया जनबंधन को मिलेगा। यही बात 2004 में हो रही थी, इंडिया शाइनिंग, भीष्म पितामह, हमको जनादेश मिलेगा। जनादेश किसको मिला? कांग्रेस पार्टी को मिला ना। कांग्रेस पार्टी के जो पार्टियां साथ थी कांग्रेस पार्टी गठबंधन में,
यूपीए तो चुनाव के नतीजे के बाद बना, पर पहले हर एक राज्य में गठबंधन था। कांग्रेस और उनके घटक दलों को जो जनादेश मिला, तो 2024 में भी यही होने वाला है। पर मैं कोई मुहूर्त नहीं निकालूंगा 4 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे, मैं तो कोई ज्योतिषी नहीं हूं। पर इन्होंने क्या, इनसे सवाल मैं पूछना चाहता हूं, ईवीएम में आपने क्या करिश्मा किया है? इलेक्शन आयोग को 11 दिन लगे। जो पहले चरण में वोटिंग हुआ था, उसका जो कितने लोग आए वोट करने के लिए, उसकी जानकारी देने में 11 दिन लगे, और दूसरे चरण में 4 दिन लगे। ये कभी नहीं हुआ करता था। और आज भी हमें पता नहीं है हर एक लोकसभा में जो असेंबली क्षेत्र हैं उनमें कितने रजिस्टर्ड वोटर जो हैं, जो रजिस्टर किए हैं, इनकी संख्या क्या है, और उस संख्या में से कितने लोग आए मत देने के लिए। ये सब जानकारी नहीं आई है इलेक्शन कमीशन से, पहली बार ये हो रहा है। तो ये सब खेल खेले जा रहे हैं, ये मनोवैज्ञानिक खेल है। पर आप देखेंगे जनता ने तय कर लिया है, जमीनी स्तर पर महिलाएं, युवा, किसान, श्रमिक, दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग, सभी लोग तंग आ चुके हैं 10 साल अन्याय काल से। सर 2 फेजेस चुके हैं, वोटिंग हो चुकी है, आप लोगों की क्या असेसमेंट है? और आप कह रहे हैं कि करिश्मा हो सकता है? पहले चरण के बाद करीब 102 सीटों में मतदान हुआ, और मैंने कहा था दक्षिण भारत में बीजेपी साफ और उत्तर भारत में बीजेपी हाफ। दूसरे चरण के बाद भी यही हमें देखने को मिल रहा है कि दक्षिण भारत में उनकी संख्या कर्नाटक में भारी कटौती आएगी, और उत्तर भारत में राजस्थान में, महाराष्ट्र में, जहां 2019 में हमारा प्रदर्शन बहुत निराशाजनक था, हमें राजस्थान में 0 सीटें मिली थी, महाराष्ट्र में 1 सीट मिला था। आप देखेंगे हमको हमारी सीटों की कितनी बढ़ोतरी होगी। तो इसी के आधार पर पहले चरण और दूसरे चरण करीब 190 सीटों में जो चुनाव हुए हैं, उसके रुझान के आधार पर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के साथ जो घटक दल हैं, अलायंस हैं, इंडिया गठबंधन, जनबंधन के हिस्से हैं, उनको स्पष्ट और निर्णायक जनादेश मिलेगा। और ये बात साफ हो गया है। एक और बात मैं कहूं कि प्रधानमंत्री की भाषा जो बदल गई है ना 19 तारीख के बाद, जो सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं हमारे न्याय पत्र को, हमेशा मंगलसूत्र, हिंदू मुसलमान, अभी तो भैंस की बात हो रही है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री अपना प्रचार कर रहे हैं, वो बिल्कुल साफ दर्शाता है कि बौखलाए हुए हैं, वो परेशानी में है, पीड़ित हैं। और इसीलिए उनका प्रचार का पूरा ढंग बदला है 19 तारीख के बाद। सर आप ये बंधन को पूरा बहुमत, गठबंधन नहीं, जनबंधन। ये गठबंधन नहीं है, ये जनबंधन है। लेकिन वही दूसरी तरफ कहीं ना कहीं इस बात को भी आपको लग रहा है कि करिश्मा हो सकता है? करिश्मा तो यही हो रहा है ना, क्योंकि आप लोग सब मीडिया, सभी विशेषज्ञ कह रहे हैं कि 400 पार होने वाला है, तीसरा टर्म मिलने वाला है। प्रधानमंत्री ने भी कह दिया है कि मेरे तीसरे टर्म में ये करूंगा। करिश्मा यही है ना, 2004 में जो करिश्मा हुआ था, 2004 में भी ये कहा गया था इंडिया शाइनिंग, भीष्म पितामह अटल बिहारी वाजपेयी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। पर कांग्रेस को जनादेश मिला ना, कांग्रेस और उनके घटक दलों को जनादेश मिला। तो करिश्मा यही है। और करिश्मा इसलिए हो रहा है क्योंकि किसान नाराज हैं, श्रमिक नाराज हैं, युवा नाराज हैं, महिलाएं नाराज हैं, पिछड़े वर्ग नाराज हैं। असली मुद्दे बेरोजगारी, महंगाई, बढ़ती हुई आर्थिक विषमताएं, ध्रुवीकरण, यही तो असली मुद्दे हैं जमीन के स्तर पर। ये प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं ना, बिल्कुल एक झूठ की महामारी फैला रहे हैं। हमको कोविड महामारी से थोड़ी राहत तो मिली, पर झूठ की महामारी जो फैला रहे हैं प्रधानमंत्री, उससे मुक्ति हमें 4 जून को मिलना बिल्कुल